हाँ जी, हाँ जी। न्यूज़ीलैंड और इंडिया का सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया है। आज डे 1 था और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ और बहुत सारी चीज़ों के बाद जब ये आज का दिन स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले तो इंडिया टॉस हारता है। अब ये टॉस हारना यहाँ पे इंडिया को बहुत खला। रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज से हमें समझ में आ गया कि ये टॉस इंडिया नहीं हारना चाहता था। बट न्यूज़ीलैंड ने टॉस जीता, बैटिंग करने आया, लेकिन पिच जिस तरीके से बिहेव किए पूरे दिन खत्म होने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि पिच इतनी बुरी नहीं है। जिस तरीके से रैन टर्नर करके हर किसी ने रट रखा था, रैंट कर रखा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिच अच्छी है, यहाँ पे ढंग से बैटिंग करे तो डेफिनेटली लंबा स्कोर कर सकते हैं। कॉनवे ने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन जिस मोमेंट पे आके कॉनवे का विकेट गया है, वो गेम का चेंजिंग पॉइंट था। बहुत सारे लोगों के लिए रचिन रविंद्र वाला विकेट चेंजिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन कॉनवे का जो विकेट था, वहां से न्यूजीलैंड जिस तरीके से बैकफुट पे आए, क्योंकि डैरल मिचेल जब बैटिंग करना है, डैरल मिचेल जब तक आउट होके नहीं गया तब तक कंफर्टेबल नहीं लगा। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि जो क्वेश्चनेबल है या फिर जिनके बारे में बात होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाना है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेकंड टेस्ट मैच के स्टार्ट होने से पहले बहुत भसड़ हुई। टीम इंडिया 46 पे ऑल आउट हुई थी फर्स्ट टेस्ट मैच में, और जिस तरीके से हम हार के आ रहे थे वहां पे 100 रन हमने पहले ज्यादा बनवा दिए, फिर हम 100 रन कम बना पाए। तो ये सारी जो चीजें थी, नए बॉल पे हम कोलैप्स हो गए, केएल राहुल को लेके इतनी बातें चल रही थी। वॉशिंगटन सुंदर स्क्वाड में आते हैं और गंभीर और रायन डिस्कॉटे, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां पे आके केएल राहुल को बैक किया कि हम बैक करना चाहते हैं, हम प्लेयर्स को एक लंबा रन देना चाहते हैं, हम उनको बैठाएंगे नहीं, सोशल मीडिया के प्रेशर पे टीम नहीं बनती। ये सारी बातें बोलने के बाद सोशल मीडिया वाली टीम बना दी, और सरप्राइजिंग ये था कि कुलदीप यादव को भी बाहर बैठा दिया। आज हमारी टीम में 3 चेंजेस थे। केएल राहुल बाहर थे, कुलदीप यादव बाहर थे, और सिराज को बाहर बैठाया, हमारे डीएसपी साहब को बाहर बैठा दिया। अब मैं भी अपने पिछले वीडियो में यही आपसे बोल रहा था कि आकाशदीप को अंदर लेके आ सकते हैं। आकाशदीप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कराता है। अब हमारे कोच साहब, हमारे कैप्टन और हमारे सेलेक्टर्स, इनको अब जाके याद आया फर्स्ट टेस्ट मैच खत्म होने के बाद कि न्यूजीलैंड में लेफ्टी बहुत है। मैंने अपने पिछले ही वीडियो में कहा था कि न्यूजीलैंड में बहुत लेफ्टी है, तो हमें उस हिसाब से प्लान करना चाहिए था। सिराज के जगह हमें आकाशदीप को रखना चाहिए था, बट ठीक है, अब इनको याद आया तो ये वॉशिंगटन सुंदर को लेके चले आए। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, जब हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब उसमें अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, इन लोगों को रखा गया था। जब फर्स्ट टेस्ट मैच हम हारते हैं, उसके बाद हम वॉशिंगटन सुंदर को बुलाते, अक्षर पटेल को चांस नहीं देते, कुलदीप यादव को बाहर बैठा देते। कुलदीप यादव ने फर्स्ट टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया था उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। चलो ठीक है, उसने बैठा दिया, लेकिन अक्षर पटेल का क्या? अक्षर पटेल को किस मैच के लिए रखा है? बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खिलाया, अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं खिला रहे, और अब ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आगे खिलाएंगे। बट अच्छी चीज ये रही कि सरफराज खान को चांस मिला, सरफराज खान को नहीं बैठा दिया। अब जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे सुन के तो यही लगा था कि सरफराज खान को फिर बाहर बैठा देंगे। अब यहाँ पे आज के मैच में जो चीजें हुई हैं जिस तरीके से, सबसे पहले पॉजिटिव्स पे आ जाते हैं कि पॉजिटिव क्या क्या हुआ टीम इंडिया के लिए। टॉस हम हार गए, वो एक अलग चीज थी, बट जिस तरीके से अश्विन ने बॉलिंग कराई, टॉप ऑर्डर में टॉम लेथम को आउट किया, फिर डेविन कॉनवे को आउट किया, और विल यंग के विकेट का क्रेडिट तो मैं सीधे सीधे सरफराज खान को दूंगा। क्या क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि ऋषभ पंत को नहीं पता चला, अश्विन को भी नहीं पता चला था, श्योर नहीं थे। विराट कोहली और सरफराज खान, ये दो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने आके बोला कि कुछ सुना है हमने और डीआरएस लेना चाहिए। और सरफराज खान ने तो सीधे सीधे बोला था, मैं बोल रहा हूँ मेरे पे भरोसा करो, ले लो। और अब तो यही ट्रेंड कर रहा है कि सरफराज धोखा नहीं देगा। पिछले मैच में बैटिंग से नहीं दिया था, इस बार डीआरएस से नहीं दिया। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने स्टार्ट लिया था, जिस तरीके से हमारे फास्ट बॉलर्स को कोई मदद नहीं मिली, और आकाशदीप सरप्राइजिंगली, और ये फनी चीज है, आकाशदीप जिस तरीके से बॉलिंग करा रहा था, आकाशदीप भले चौका खा रहा है, वो डिफेंड कर दे रहे हैं, वो लीव कर रहे हैं, हर बॉल पे आकाशदीप का हाथ ना सर पे ऐसे हो जा रहा था कि इतना क्लोज कॉल है कि जस्ट बच गया। अब भले वो 3 विकेट होते, 3 के बाद चौथा स्टंप, फिफ्थ स्टंप, सिक्स स्टंप के लाइन से जा रहा हो, आकाशदीप का रिएक्शन बस हर बार ऐसे होता था कि बस बच गया। ये बहुत फनी था। और अगर आप लोगों ने नहीं नोटिस किया तो जाके देखना, आकाशदीप जितने ओवर कराए, हर ओवर पे, हर बॉल पे, चाहे चौका जाए, चाहे डिफेंड करे, चाहे लीव करे, हर बॉल पे रिएक्शन ये था। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आकाशदीप अपनी जगह पक्की कर रहे हैं कि शायद विकेट नहीं ले पाया, रन नहीं रोक पाए, 6 की इकोनॉमी से मार खाए, बट
मैं रिएक्शन इस तरीके से देता हूँ कि हर बॉल विकेट लेने वाली थी और हर बॉल पे बैट्समैन बच गया। ये मुझे लग रहा है कि आकाशदीप का एजेंडा है, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि इस चीज का क्या सेंस बनता है, क्योंकि बाकी टीम नॉर्मल है, बाकी टीम ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं, लेकिन आकाशदीप का ऐसा है कि नहीं भाई, ये बस जस्ट मार्जिन से बच के गया। और जिस सिचुएशन में हम थे, जहां पे टॉम लिथम और विल यंग दोनों आउट होके चले गए थे, विल यंग भी खड़ा हो जा रहा है आजकल। विल यंग, ये पता नहीं है अचानक से इंडिया में आके इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है, इतना क्रेडिबल दिख रहा है न्यूजीलैंड के लिए, ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि विल यंग का इतना नाम नहीं है या फिर इतना क्रेडिबल हो, क्योंकि केन विलियमसन के बाहर होने की वजह से शायद ये खेल रहा है। लेट्स सी केन विलियमसन जब वापस आएंगे तो विल यंग को रखते हैं कि नहीं रखते, या फिर केन विलियमसन आते भी हैं इस सीरीज में कि नहीं आते, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि केन विलियमसन यहाँ पे होते तो इंडिया को डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करते, क्योंकि विलियमसन स्पिन को अच्छा खेलते हैं और इंडियन कंडीशन में विलियमसन हम सबको पता है कि किस तरीके से खेलते हैं, और ये लोग श्रीलंका से खेल के आ रहे हैं जहां पे आधे आधे हाथ का बॉल टर्न हो रहा था, इसलिए यहाँ पे इनको इजी फील हो रहा है, क्योंकि बॉल बहुत थोड़ा सा टर्न हो रहा है। बट जिस सिचुएशन में इंडिया आ गया था, जहां पे एक मोमेंट पे इंडिया इस तरीके से खेल रहा था कि मैच में कुछ नहीं हो रहा और जो भी कर रहा है न्यूजीलैंड ही कर रहा है, सिंगल्स इस तरीके से जा रहे थे कि कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा था, रन कहीं पे रुक नहीं रहे थे, और जहां मारना चाहते वहां पे वो मार रहे थे, मैच इस तरीके से चल रहा था। अनिल कुंबले कमेंट्री से बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे सिंगल नहीं रुकेंगे या फिर इतने इजी तरीके से सिंगल मिलेंगे तो मैच में प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और मैच न्यूजीलैंड ही डिक्टेट करता चला जाएगा। वहां पे डेविन कॉनवे के विकेट के पहले ऋषभ पंत ने पूरी टीम को अपलिफ्ट करना शुरू किया था। ऋषभ पंत ने यह कहा था कि बॉडी लैंग्वेज सही करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपलिफ्ट करो, यहाँ पे माहौल बनाना पड़ेगा। स्टंप के पीछे से जिस तरीके से ऋषभ पंत ने एक पूरा माहौल बनाया, एक पूरी एनर्जी दी, उस एनर्जी का रिजल्ट है कि अश्विन ने वो विकेट लिया। अब ये चीज स्टैट में नहीं आएगा, अगर मैच नहीं देखा है तो ये शायद हाईलाइट में भी नहीं आया, बट ऋषभ पंत ने जो एनर्जी क्रिएट करी थी ग्राउंड के बीच में स्टंप के पीछे से, वो कमाल थे। उसी वजह से ये जो चांस बना था, उस जो वो एक छोटा सा पैच था जहां पे 4-5 ओवर का वो पीरियड चल रहा था, जहां पे अश्विन और जडेजा ये दोनों बॉलिंग करा रहे थे, वहां पे रचिन रविन और डेविन कॉनवॉय दोनों ही थोड़े से इंपेशेंट दिखे, दोनों ही थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखे सडनली। और जिस तरीके से मोमेंटम एक ब्रेक हुआ था, जिस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक किया ऋषभ पंत ने, ये कमाल था। और इस मैच का टर्निंग पॉइंट ही डेविन कॉनवे का विकेट था, क्योंकि अगर रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे ये दोनों खड़े रहते, वहां पे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आज 350 से नीचे रन बनाएगा ही नहीं, या फिर इस इनिंग में न्यूजीलैंड आराम से 350 पार करेगा, क्योंकि वो दोनों इतने सेट लग रहे थे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी। बट अश्विन अन्ना का कमाल और ऋषभ पंत का गेम अवेयरनेस और जिस तरीके से वो एनर्जी थ्रू किए पूरे ग्राउंड में, वो कमाल था। और उसके बाद जिस तरीके से डैरल मिचेल आया और जिस तरीके से वो अनकंफर्टेबल दिख रहा था स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन वहां पे भी रोहित शर्मा आज जिस तरीके की कैप्टनसी भी है वो अच्छी नहीं। अब बीइंग अ रोहित शर्मा फैन, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि आज मैं रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करूं या अपने कप्तान साहब की कप्तानी को क्रिटिसाइज करूं, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है कि हमारे कप्तान साहब से एक बुरी कैप्टनसी हो। क्योंकि आज जिस तरीके से कैप्टनसी हुई, इस पे अनिल कुंबले ने भी बहुत क्वेश्चंस उठाए, और मैं, ये बहुत रेयर मोमेंट है कि मैं आकाश चोपड़ा से मतलब ऐसा रिलेट करूं या फिर वो जो बोल रहा है उससे मैं भी अग्री करूं, ये बहुत रेयर होता है। बट आज एक स्टेज पे बहुत ही क्वेश्चनेबल कैप्टनसी हुई है, क्योंकि डैरल मिचेल अनकंफर्टेबल थे और जिस तरीके से सिंगल्स अवेलेबल थे डैरल मिचेल के लिए, वो बहुत क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वहां पे कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं किया गया। बट समहाउ आज का दिन 3 साल के बाद कमबैक कर रहे वॉशिंगटन सुंदर का, गाबा में खिलाने के बाद, उसके बाद उस तरीके के परफॉर्मेंस के बाद भी टीम में जगह नहीं बन रही थी और स्क्वाड में भी नहीं थे। सडनली स्क्वाड में लाया जाता है, सडनली सीधे मैच खिलाया जाता है, और मैच खेलते ही पोस्ट मैच में आने के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने कहा भी था कि जब मुझे बुलाया गया तब मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा था कि इस तरीके का कोई रिजल्ट या फिर इस तरीके का कोई परफॉर्मेंस मैं दूं। अभी तो सिर्फ बॉलिंग से दिया, 7 विकेट लिए। अब आई होप कि सुंदर की बैटिंग ना आए, हमारे बैटर्स इस तरीके से परफॉर्म कर दे, विराट कोहली का एक बड़ा परफॉर्मेंस आ जाए। बट जिस तरीके से बॉलिंग में परफॉर्म कर दिया सुंदर ने, 7 विकेट लिए, और आज जो एक रिकॉर्ड अश्विन अन्ना ने बनाया है, 531 विकेट, वो भी 104 या 105 मैचेस में, नेथन लायन को पार किया।
और अश्विन अन्ना फास्टेस्ट 500 विकेट लेने वाले प्लेयर ऑलरेडी थे, और अब जिस तरीके का रिकॉर्ड उन्होंने लिया है, अब 7th नंबर पे शायद, और इंडियन बॉलर्स में तो अब अनिल कुंबले के बाद अश्विन अन्ना ही है, तो ये बहुत कमाल है। ये इस तरीके का स्टैट है जो कि दिखाता है कि एक प्लेयर उसने कितना हार्ड वर्क किया है और किस तरीके से अपने क्राफ्ट पे हमेशा काम किया है और हर बार बेटर होके आया है, क्योंकि 531 विकेट्स लेना ये मजाक की बात नहीं है। तो हम बात कर रहे थे सुंदर की, जिसने 3 साल के कमबैक के बाद आते ही अपने करियर का बेस्ट दिया, 7 विकेट लिए, और ये उनके करियर का पहला फाइफर है, वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और सचिन रविंद्र को जिस तरीके से बोल्ड किया, वो तो पीच ऑफ अ डिलीवरी, वो या तो उसको बॉल ऑफ द सीरीज भी हम कंसीडर कर सकते हैं। वो बोल्ड बहुत कमाल था। और उसके बाद आज अच्छी चीज ये भी कि न्यूजीलैंड के टेल को इतना रन बनाने नहीं दिया। सैंटनर ने फिर भी 31 रन बनाए, बट मुझे नहीं लगता है कि ये 31 रन इतना हर्ट करेगा इंडिया को, जो हमने लास्ट टाइम टिम साउदी को 65 रन बनाने दिए थे। ये इतना हर्ट नहीं करेगा, बट स्टिल हमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने की जरूरत है। आज कैप्टेंसी थोड़ी सी वीक हुई, अदरवाइज उस मोमेंट पे प्रेशर क्रिएट हो सकता था और हम 20 रन आराम से बचा सकते थे शायद से। बट ओवरऑल जिस तरीके का मैच हुआ है, ये इंडिया के हाथ में ही है। बट दिन खत्म होते होते जिस तरीके से रोहित शर्मा आज आउट होके गए, आज का पूरा दिन इंडिया के कंट्रोल में था। इंडिया ने डोमिनेट किया। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड डोमिनेट कर जाए, बट जिस तरीके से इंडिया का कमबैक कराया अश्विन अन्ना ने और सुंदर ने, और इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दो ऑफ स्पिनर ने 10 के 10 विकेट लिए। बट दिन खत्म होने में जिस तरीके से इंडिया ने आके बैटिंग की, हमें सिर्फ 8 से 10 ओवर सर्वाइव करना था। और सर्वाइव भी क्यों करना था, अपना नेचुरल गेम खेलते, बट जिस तरीके से हम आए बैटिंग करने, हम रन बनाने को देख ही नहीं रहे थे। इतने डिफेंसिव हो गए थे कि न्यूजीलैंड वाले हम पे अटैक कर रहे थे, वो अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे, हम बिल्कुल भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। जिस लाइन पे जिस टप्पे पे बॉलिंग कराना चाहते उन्हें वो टप्पे पे कराने दिया। और जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट होके गए, अब ये एक तरीके का पैटर्न बन गया कि बहुत टाइम से रोहित शर्मा इस तरीके की बॉल्स पे आउट हो, और जिस बॉल पे आउट होके गए, अगर रिप्ले देखोगे या फिर मैच के बीच में देखा हो, उस बॉल ने कुछ भी नहीं किया। उस बॉल में ना तो सीम थी ना तो कोई मूवमेंट था, वो सीधी सीधी बॉल आई। और जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट होके गए, ये बहुत ही कैजुअल था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रोहित शर्मा ने उस बॉल को नहीं खेला। रोहित शर्मा ने बैंगलोर में जिस तरीके से टिम साउदी का परफॉर्मेंस आया था, या बॉल जिस तरीके की मूवमेंट कर रही थी, उस बॉल को खेला। रोहित शर्मा ने इस बॉल को नहीं खेला और बहुत ही प्रेजेंट नहीं लगे आज के मैच में। थोड़ा सा ऑफ डे था रोहित शर्मा का, लेकिन इस तरीके से हम बात नहीं कर सकते। बट आज बहुत ही डिफेंसिव कैप्टनसी थी। लेट्स होप कि कल का दिन हमारा और बेटर रहे। विराट कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ये तीनों बड़ा स्कोर करे। उसके बाद ऋषभ पंत और सरफराज खान की अगर बैटिंग आती है तो वो एक अच्छा क्लोज दे और हम डिक्लेयर करके न्यूजीलैंड को खेलने बुलाए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। तो लेट्स सी कल के दिन में क्या होता है। और उधर पाकिस्तान और इंग्लैंड का भी मैच हो रहा है, और मैच क्या मजाक हो रहा है। पहली बॉल से उस पिच पे जिस तरीके से बॉल एक्ट कर रही है या रिएक्ट कर रही है, उस पे इनके जो वेटरन है या फिर जो लेजेंड है या फिर जो रिटायर्ड क्रिकेटर है माइकल वॉन, जो कि इंडिया के बारे में बहुत कुछ ट्वीट करता है, बहुत कुछ बोलता है, और वो हमेशा से इस तरीके से बोलते हुए आया है। ये वही लोग हैं जो कि इंडियन पिचेस के बारे में ये बोलते हैं कि पफ ऑफ डस्ट। अब ये इंग्लैंड के पिचेस के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे, ये वहां पे कमेंट्री भी करने जा रहे हैं। नासिर हुसैन वहां पे कमेंट्री कर रहा है, और भी एक दो प्लेयर हैं वो वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, बट कोई भी एक बार भी पिच की कंडीशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। थोड़ा सा ज्यादा पैसा क्या मिल रहा है, ये मुंह बंद करके बैठे हुए। और ये माइकल वॉन अब ये इंडिया में आईपीएल के टाइम पे आके कमाएगा, और ये इंडियन कंडीशन को, इंडियन टीम को इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है। ये लोग जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि वेस्ट डिक्टेट करता है, ये हमेशा से था कि वेस्ट को अपना ओपिनियन हर किसी पे देना है, बट अपने टाइम पे चुप हो जाएंगे, या फिर जब उनको कोई फायदा नहीं है तब वो वहां पे क्रिटिसाइज करने के लिए पहुंच जाएंगे। और जिस तरीके का मजाक वो चल रहा है, वो पिच तो है ही नहीं, कहाँ पे मैच हो रहा है वो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान ने एक ऐसा टर्नर विकेट बनाया जहां पे वो खुद नहीं खेल पा रहे। आज भी कुछ 3 विकेट गिर गए, कुछ 70-72 रन बना दिए, बट यहाँ जिस तरीके का मैच हो रहा है, ये 3 दिन भी चल जाए बहुत बड़ी बात है। पर ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इंग्लैंड जैसा भी खेल रहा है ठीक है, उनके रिटायर्ड प्लेयर्स वगैरह को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट WTC के पॉइंट्स टेबल पे जिस तरीके का केओस मचा हुआ है इंडिया के एक मैच हारने के बाद, अब ये भी एक सिनेरियो बन गया है कि साउथ अफ्रीका अपने मैचेस जीत जाता है, जो कि बांग्लादेश में आज एक टेस्ट मैच जीता है। अब
एक और टेस्ट मैच है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में मैचेस हैं, श्रीलंका आने वाला है, पाकिस्तान आने वाला है। अब साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना ये बहुत मुश्किल है और वहां पे 6 टेस्ट मैचेस है। अगर साउथ अफ्रीका वो 6 के 6 जीत जाता है तो साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर जाएगा। कमाल है। ये जिस तरीके के सिनेरियो चल रहे हैं, ये लेट्स सी, टाइम विल टेल कि कौन पहुंचता है, कौन नहीं पहुंचता है, कौन किस तरीके से खेलता है। हमें तो हमारे मैचेस जीतना ही है, तो उसी पे ध्यान देते हैं हम, अपने मैचेस पे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अब हम कल मिलेंगे। तो जाने से पहले आपको सिर्फ एक मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूँगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर वो आपके पास थोड़े से खाने, थोड़े से पानी, थोड़े से प्यार के लिए आते हैं, तो प्लीज़ उन्हें भगाएं नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा प्यार ज़रूर दें। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दें। इससे हमें मोटिवेशन ही मिलेगा। तो लेट्स सी, कल के दिन के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।